Okay, so now the case will be distribution of charge, and the charge will be distributed in three ways. So this will be called line charge density, this will be called surface charge density, and this will be called volume charge density. This is charge per unit length, this is charge per unit area, this is charge per unit volume. सो तीन नए पैरामीटर्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हम आगे वापस कूलॉम्स लॉ लगा के चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. तो ये पूरी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कहीं भी फील्ड निकालना है तो हमारे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका कूलॉम्स लॉ है, दूसरा तरीका गॉस थ्योरम है. और आपको पोटेंशियल का पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे निकालते हैं. तो एक बार फील्ड आ गई, चाहे वो कॉलम्स लॉ से आए और चाहे वो गॉस लॉ से आए, तो आप सेम v इज इक्वल टू या फाई इज इक्वल टू माइनस सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ई डॉट डी आर करके आप निकाल लोगे, फील्ड की प्रोफाइल वहां से पुट कर दोगे. ठीक है. तो जब ये तीनों चार्ज स्प्रेड हो गए तो अब आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि अब आई कांट अवॉइड, आई विल हैव टू एक्सटेंड my coordinates to at least minimum to cylindrical and spherical coordinate system. रियल लाइफ में डिफरेंट और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हम लेकर आते हैं जैसी हमारी प्रॉब्लम होती है. ठीक है. बट फिलहाल इस पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दो और कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने होंगे. तो बहुत ही तसल्ली के साथ आराम से आपको सीखना है. थोड़ा इमेजिनेशन की भी जरूरत होगी और हम लोग उसको आराम से डिस्कस करके उन चीजों को रिजॉल्व कर लेंगे. ये ध्यान रखना कि रेक्टेंगुलर वाली ही चीजों को हमें एक्सटेंड करते जाना है. वी हैव टू एक्सटेंड आवर आइडिया कि रेक्टेंगुलर में जो था उसी आइडिया को हमको एक्सटेंड करते जाना है. ठीक है ना. इज दैट ओके? So this picture is सर clear to everybody. And now, so अभी तक जो आपने पढ़ा आप उसको हेडिंग दे सकते थे कि डिस्क्रीट सिस्टम्स प्लस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो जितना आपने पढ़ा दैट विल बी फॉल इन दैट कैटेगरी. बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए, मैंने भी बहुत सारे आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में देने वाला हूं और टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं. ठीक है. अब हम लोग दो और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ लेते हैं और रेक्टेंगुलर सबको क्लियर है और रेक्टेंगुलर वाले ही आइडिया को हमें एक्सटेंड करते जाना है. ठीक है. तो अब अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमें पढ़ना है दैट विल बी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. और मैं बार बार वापस आता रहूंगा इस पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ाया. जहां जहां भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रॉब्लम इस सिमिट्री की होगी, हम वापस इस सिस्टम पे लौट के आएंगे. तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. ऑब्वियसली वो सेम ही चीज है, बट लेट अस इसको वापस से रिवाइज करते हैं बिकॉज अब हमें इस टाइप की सिमिट्रीज में एंटर करना है. ठीक है. तो जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो आपको याद होगा कि वो एक पॉइंट P था और इस पॉइंट पे तीन प्लेन्स पास हो रही थी. वन प्लेन पे x इज इक्वल टू कांस्टेंट था, अनदर प्लेन पे z इज इक्वल टू कांस्टेंट था और तीसरी प्लेन पे y इज इक्वल टू कांस्टेंट था. तो वो वाला फिगर सबको याद है ना जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया था. ठीक है. यस सर यस सर। तो यस सर। वहां पे वो, उसको मैं प्लेन कह रहा हूं बट वो एक्चुअली क्या है? सरफेस। सरफेस है. परपेंडिकुलर सरफेस परपेंडिकुलर सरफेस है. बाई चांस वहां वो प्लेन है बिकॉज ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है. सो रेक्टेंगुलर सिस्टम में वो प्लेन कहे जा सकते हैं. ठीक है ना. अब जरा देखते हैं अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो मैंने ये सोचा कि मैं बोर्ड पे बनाने के बजाय अगर आपको यहां से दिखाऊं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. So so screen share allowed.
Yes. So please see this. Okay. Visible है सबको? Yes, sir. Okay. So this was a rectangular coordinate system जिसमें हमारे पास प्लेन्स थी और यहां कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज जब आप आई कैप कहते हो तो वो आई कैप की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। इस बात को ध्यान देना, दोनों में फर्क क्या है वो मैं बता रहा हूं। एक तो यहां प्लेन है, सो x इज इक्वल टू कांस्टेंट, z इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड y इज इक्वल टू कांस्टेंट। जहां तीनों प्लेन कट कर रही हैं वो पॉइंट हमारा p पॉइंट है, राइट। और ये p पॉइंट याद रखना, आप दूसरी जगह शिफ्ट होगा। ठीक है भाई, आप लोग मत लिखो, मुझे को लिखने दो। और अब मैं जब दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाता हूं विच इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जस्ट अ सेकेंड। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि आपके पहले एक बार जरा वापस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लो। तो इसमें अगर ये ओरिजिन है तो ये x इज इक्वल टू 0 प्लेन है। एनोटेशन भाई कैसे स्टॉप कर सकते हैं? कोई ना कोई लिख ही रहा है। थोड़ा जूम कर दोगे सर? हाँ मैं कर दे रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। थोड़ा जूम। बिल्कुल कर दे रहा हूँ, जरा डिसेबल कर दूं, कोई ना कोई दूसरा ही लिख रहा है। ओके, अभी दिख रहा है क्या? यस सर। नहीं नहीं छोटा है, जूम दीपक सर, काफी छोटा है सर। हम अच्छा खुद मैं जूम कर फोन में ले सकते रहा हूँ। हैं, आप खुद कर लो अपनी स्क्रीन पे जूम। ओके सर, आई कैन सी। हाँ भाई, थैंक यू आप बताने के लिए। तो अब जरा ध्यान से देखना, तो x इज इक्वल टू जो ये पॉइंट P है इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो जो पॉइंट P है कि यहां पे जब तुम छोटा वॉल्यूम बनाते हो तो बड़े आराम से समझ आता है कि जब हम x की तरफ हैं तो dx इंक्रीमेंट है, जब हम y की तरफ हैं तो dy इंक्रीमेंट है, और जब हम z की तरफ मूव कर रहे हैं तो dz इंक्रीमेंट है। ठीक है, अब जरा मैं पूछूंगा और आपको बताना है, और वही चीज फिर हम सिलिंड्रिकल में रेप्लिकेट कर देंगे। जरा मुझे बताओ कि ये वाला एरिया कितना है? dx dz ये वाला एरिया, dx dy। तो ये तो आपको नजर आ रहा है ना, इंक्रीमेंट। बट यहाँ पे इंक्रीमेंट थोड़े आसान है बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। अभी जब हम दूसरे में जाएंगे तो ये चीजें थोड़ी सी कर्व्ड हो जाएंगी, बट इसी का एक्सटेंशन है। अच्छा, अब एक और बात बताओ कि अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर देखें तो वो किस डायरेक्शन में होगा? जे कैप, वाई y डायरेक्शन। cap वाई कैप डायरेक्शन में y होगा। cap direct ठीक है, अगर इस तरफ देखूं तो जेड कैप, z z cap cap direction अगर इस तरफ देखूं तो एक्स minus z cap माइनस जेड minus कैप, z अगर इस तरफ देखूं तो x cap एक्स कैप। x तो यानी कि जितने भी एरिया हैं वो इन्हीं यूनिट वेक्टर्स के टर्म में लिखे जा रहे हैं। जो भी एरिया वेक्टर है वो किसके टर्म में लिखा जा रहा है? यूनिट वेक्टर। तो यानी सिलिंड्रिकल के केस में भी ऐसा ही होगा कुछ। ओके, वहां पे भी हम एरिया को फिर इसी तरीके से एक्सटेंशन करने की कोशिश करेंगे। इज दैट ओके? अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखो जरा, ये सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर का ये पार्ट मैंने कट कर लिया है। तो सबसे पहले वापस रिपीट करो, रेक्टेंगल में P पॉइंट से क्या पास होती थी? 3 प्लेन। एक प्लेन में x नहीं बदल रहा था, एक प्लेन में y नहीं बदल रहा था, एक प्लेन में z नहीं बदल रहा था। इज दैट ओके? यस अब yes sir सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, वही पॉइंट P यहां होता है। मेरी पेन दिखाई दे रही है ना सबको?
और Yes, इस sir. P पॉइंट से हम XY प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। तो यहां पे क्या होता है, तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, रो, फाई और जेड। इन तीन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हम सारी चीजों को लिखते हैं। ठीक है, जैसे वहां एक्स वाई जेड था वैसे यहां रो फाई जेड है। तो वहां एक्स कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, प्लेन्स कट कर रही थी। यस, Yes. तो यहां Yes, पे sir. रो कांस्टेंट, रिपीट करो, रो कांस्टेंट, तो फाई Phi कांस्टेंट constant. और जेड Z कांस्टेंट constant. क्या रिपीट करेगा, सरफेस रिपीट करेगा। तो प्लेन तो उस पर्टिकुलर केस के लिए था, यहां पे मैं क्या बोलूंगा, सरफेस बोलूंगा। sir, ठीक है, Surface. तो अब ध्यान से देखो, जो Okay, P पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये लाइन है एंगल फाई बना रही है। Five. ठीक है ना, Yes, sir. ये लाइन एंगल फाई बना रही है। तो अगर मैं इस लाइन पे एक प्लेन ड्रॉ कर लूं तो उस पूरे प्लेन पे ये फाई कांस्टेंट रहेगा। Yes. yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये वो फाई प्लेन है, देखना ध्यान से, दिस इज दैट फाई प्लेन। इस प्लेन पे हमेशा फाई कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज फाई ये एंगल है। अगर मैं इसी के ऊपर एक प्लेन खड़ा कर दूं, सब लोग पेपर दिमाग में रखो, एक पेपर अगर खड़ा कर दो इसके ऊपर कि वो पूरा पेपर फाई एंगल बनाए, तो वही प्लेन जो हो जाएगा दैट विल बी फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट सबको समझ आ गया। Yes, sir. दूसरा प्लेन तो आप पहले से ही समझते हो, जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप जेड एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर और एक्स वाई के पैरेलल एक प्लेन अगर डाल दो, एक पेपर डाल दो, तो दैट विल बी जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। इज दैट ओके? Okay. अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुझे रो को कांस्टेंट करना है। और रो कांस्टेंट का मतलब है रेडियस कांस्टेंट। तो आप एक पेपर पकड़ो और उसको मोड़ के ऐसे रख दो। तो अगर मोड़ के रख दोगे इस एक्स वाई प्लेन पे, तो इसके हर पॉइंट पे रेडियस सेम रहेगा। yes, Yes, sir. sir. तो ये जो कर्व्ड प्लेन है दैट विल बी रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कर्व्ड प्लेन क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। और तीनों जहां कट करेंगे दैट विल बी पॉइंट पी। अब जरा किसी को डाउट है तो पूछो। सर ये जो रो वाला आपने बताया कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें फाई और जो जेड है हाँ, वो भी तो कांस्टेंट ही हो जाएगा सर। सर जेड तो कांस्टेंट नहीं होगा लेकिन फाई कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन में फाई कांस्टेंट है। अरे इस ये जो कर्व सरफेस डाला है, यहाँ फाई 0 है, यहाँ फाई कुछ और 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 है। सर नो, सर मैं ये कह रहा कि आपने एक वो लिया है ना सर, ये पूरा वाई टू एक्स एक्सेस लिया होगा सर ये पूरा। हाँ, तो इसमें सर फाई सर एक कांस्टेंट हुआ ना सर 90 डिग्री पे। अरे फाई फाई बाई टू आप एंगल बात बनता है नहीं सर। समझ रहे भाई। ये जो प्लेन है, ये प्लेन फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट है। देखो ना, ये वाली प्लेन, इस पूरी प्लेन पे कोई भी लाइन ड्रॉ करो, हर जगह सेम फाई मिलेगा तुम्हें। ओके सर, ओके। आप समझने की कोशिश करो। समझ आया ठीक कि है नहीं? सर। वैसे मत बोलना। ये तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, कि भाई ये देखो जरा, जो ये प्लेन है, इस प्लेन को देखो जरा, जो फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन है, ठीक है ना, दिस वन। यस सर। एक मिनट, मुझे वापस इसको रब करके बनाने दो ताकि तुम्हें समझ आए। एक बार ये ध्यान से देखना, ये जो मैंने एक एंगल कोई फाई पकड़ा, हेलो, यस और सर। जहां पे फाई की कोई वैल्यू, यहां पे मान लो आप पाई बाई 4 मान लो, ठीक है ना, यहां पे मान लो फाई की वैल्यू पाई बाई 4 है, और इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट करके एक पेपर डाल दो, जो ये पेपर ये है। हाँ, अब ये पेपर का हर, इस पेपर पे पूरा पेपर जो है, ये पूरा पेपर फाई एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हाँ सर, सर समझ गया सर। समझ गए? लेकिन ये समझ जो गया सर। कर्व्ड करके पेपर रखे हो, इस पे तो लगातार फाई बदल रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, समझ ओके, गया सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ओके है सर। समझने वाली, और एक बार टाइम लगा के समझना चाहिए सबको, ताकि आप सब टीचर्स बनेंगे और दूसरे को भी आप अच्छे से सिखा सकते हो। ठीक है, ओके चलो ओके अब देखो जरा, अब हमें क्या करना है।
तो पहले ये बताओ रो, फाई और जेड, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, रो, फाई एंड जेड। अब सवाल तो मैं एक से एक कराऊंगा आपको, आप क्या कहते हैं, जितनी भी अच्छी बुक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है, सबके अच्छे चुनिंदा प्रॉब्लम जैसे पहले कराई है वैसे ही आपको बहुत मजा आने वाला है, लेकिन तब मजा आएगा जब ये चीज क्लियर हो। अब देखो, ये अगर क्लियर नहीं है तब क्या होता है कि नेट में आया हुआ क्वेश्चन कैसे गलत होता है। देखो ध्यान से, ये एक सिलेंडर है और ये एक्सिस है। अब ये सिलेंडर का कर्व है जो यहां पे कर्व बना हुआ है, ठीक है रावत साहब, ठीक है, ये कर्व है, ओके। अब अगर मैं कह दूं कि यहां पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो फाई पे डिपेंडेंट है, तो तुम्हारे हिसाब से तो यहां फाई कांस्टेंट है, तो तुम सीधा गॉस लॉ लगा दोगे। और जबकि इस यहां पे लगातार फाई क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो इस बदल तरीके रहा है से, सर। तो इस तरीके से चार्ज की वैल्यू भी लगातार बदलेगी। समझ रहे हो कि नहीं? चलो अब एक यस यहीं पे पहले आंसर करो, अभी कुछ गॉस वॉस नहीं पढ़ा हुआ है, अभी सुनो जरा मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो चार्ज है दैट इज क्यू नॉट कॉस ऑफ फाई है, ओके। जो चार्ज है ओके दैट सर। इज क्यू नॉट कॉस ऑफ फाई, तो उसकी वैल्यू यहां बताओ क्या होगी? Q naught. सर यहाँ पे तो क्यू क्यू नॉट, नॉट हो वेरी जाएगी गुड। सर। 90 पे यहां 0. 90 में जीरो हो जाएगी सर, जीरो हो 90 पे जाएगी, जीरो। पीछे की साइड Minus Q naught. माइनस क्यू ठीक नॉट। है, माइनस क्यू नॉट। तो ऐसे पूरे सिलेंडर पे देख रहे हो कैसे चार्ज की वैल्यू बदलती चली जा रही है, प्रोफाइल ऐसी होने की वजह से। समझ रहे हो? तो ओके सर। ये तभी क्लियर होगा जब आप इस तरीके से इसकी सिमिट्री को समझ रहे हो, अदरवाइज क्लियर नहीं होता है। चलो अब जरा वापस आ जाते हैं। अब इसको जरा देखो, नीचे वाले फिगर को, ये बहुत छोटा है, अभी मैं बड़ा कर पा रहा हूं भाई। दिखाई दे रहा है क्या? आप Yes, sir. यस सर। अ, सभी लोग बताया करो भाई, सही से दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब देखो, Yes, sir. मैंने क्या किया कि एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा ले लिया, बहुत ही छोटा सा स्मॉल सा टुकड़ा ले लिया, और अब मैं इस टुकड़े के हेल्प से तुम्हें सारी चीजें सिखा दूंगा। सिलेंडर का ये एक छोटा सा वॉल्यूम है, ये एक छोटा सा वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब इस वॉल्यूम की खासियत क्या है, ध्यान से देखो। ये वाला इसका कर्व सरफेस है, बट हमने स्ट्रेट लाइन बना रखा है क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। तो जब बहुत छोटा है तो इसको हम स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यस सर। Yes, sir. यस सर। रावत साहब आप देख पा रहे हो कि इस पे फाई बदल रहा है जहां पे मैंने निशान लगाया है? यस सर। यस सर, नीचे सर, नीचे से वो आपने शैडो बना रखी है उसकी। ठीक है ना। तो अब इस Yes, sir. एक्स वाई प्लेन पे अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो पोर्शन है ये एक आर्क हो गया, और ये वाला एंगल छोटा एंगल डी फाई हो गया, राइट? क्योंकि ये नीचे भी डी फाई बनेगा, ऊपर भी डी फाई बनेगा। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से ये चीज हो गया रो डी फाई, ये लेंथ हो गई रो डी फाई, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। भाई Yes, ये sir. यस सर। इस तरीके से बन गया, ये डी फाई है और ये है Yes, sir. तुम्हारा रो, तो ये हो गया रो डी फाई। यस और नो? तो यस सर। अब Yes, sir. अब मुझे एक एक चीज बताना धीरे धीरे। मैं ये बताओ कि ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया जो सरफेस के ऊपर आने वाला है, सिलेंडर के बाहर, बाहर वाली Yes, सरफेस पे yes, छोड़, sir. तो ये जो एरिया तुम्हें दिख रहा है ये तो ऐसा ही है ना, सिंपल स्क्वायर, जिस स्क्वायर का एक Yes, sir. साइड रो डी फाई है और ये वाला साइड डीजेड है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसका एरिया सिंपली क्या हो जाएगा? Rho d phi. Rho d phi phi into dz. dz. वेरी गुड, रो डी फाई डीजेड। ये मैं आपको नोट्स के फॉर्म में दे दूंगा, इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है, बिल्कुल इसी फॉर्म में। और उसको आप चाहो तो प्रिंट निकाल के अपनी कॉपी में लगा लेना, ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो इसी से समझने की कोशिश करो। अब बिल्कुल सिंपल हो गया, इसका एरिया पता चल गया, और जो तीन वेक्टर्स हैं वो भी ध्यान से यहां पे देखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। सिलेंडर के तीन वेक्टर्स जो हैं वो भी ध्यान से देखने पड़ेंगे, तो उसको एक बार जरा आप ध्यान से एक बार यहां पे समझ लो। जो मैंने ये बनाया था, सॉरी, ये जो बनाया था कि ये जो पी पॉइंट है, पहले जरा वापस यहां आते हैं।
ये जो एक्स कैप वेक्टर है वो एक्स के बढ़ने की डायरेक्शन में है। कोई एक रिपीट करो जो मैं बोल रहा हूं। एक्स कैप वेक्टर एक्स के बढ़ने के डायरेक्शन में है। ये बात कभी ध्यान दिया है? Yes, sir. एक्स कैप sir. वेक्टर एक्स के बढ़ने के डायरेक्शन में, वाई कैप डायरेक्शन वाई के बढ़ने के डायरेक्शन में है, जेड कैप वेक्टर जेड के बढ़ने Z के के डायरेक्शन में। Z के बढ़ने तो के जब मैं direction में। यहां आऊंगा तो मेरा जो रो है, आई मीन दिस और दिस इज रो ना, सिलेंडर में Yes, दिस इज sir. रो। तो रो Yes, वेक्टर sir. रो के बढ़ने के डायरेक्शन में होगा। दिस विल बी रो कैप, जिसको यहां पे ए रो से डिनोट किया गया है। ये यूनिट वेक्टर रो कैप ही है। आपको नोटेशन के बारे में फ्री रहना है, बिकॉज नोटेशन तो भाई कोई कैसा भी यूज कर सकता है ना। सर यस वरुण। सर वो आपकी वॉइस में थोड़ी सी वो मतलब घरघराहट सी हो रही थी। नॉइज आ रहा था सर। नॉइस। नॉइस आ रहा है सर। एक मिनट यस सर, नॉइज। एक सेकंड ठीक है सर। एक सेकंड। अब ठीक है सर। ओके। तो एक्स कैप वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, कौन बताएगा? सर एक्स के बढ़ने की डायरेक्शन में एक्स के बढ़ने की तो रो कैप वेक्टर किधर होना चाहिए? रो के बढ़ने की डायरेक्शन रो के बढ़ने बढ़ने की के डायरेक्शन डायरेक्शन में। वेरी गुड। तो फाइव कैप वेक्टर किधर होना चाहिए? फाई के बढ़ने के के होगा डायरेक्शन बढ़ने के उसमें। डायरेक्शन में। तो फाई देखो ये बना हुआ है एंगल, और इस पे अगर मैं एक टेंजेंट डाल दूं तो ये फाई कैप हो जाएगा, और इसी को पैरेलली ऊपर ले लिया गया है। दिस इज फाई कैप। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। और तीनों को ऑर्थोगोनल सिस्टम भी बनाना है, राइट हैंडेड, जैसे एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, इसी सीक्वेंस में लिखना है। ये पता है कि नहीं? रैंडम नहीं लिखा जाता। सही। यस सर। तो ऐसे ही sir. रो फाई और जेड ये राइट हैंडेड सिस्टम है। तो तीनों को परपेंडिकुलर भी रहना है। तो देखो ये रो कैप है, ये फाई कैप है। अब जो जेड कैप है वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। रो कैप ऊपर की क्रॉस तरफ। फाई कैप विल बी इक्वल टू जेड कैप। यस और नो? यस सर। Yes. तो जो Sir. मैंने ए क्रॉस बी बताया था, रो की तरफ उंगलियां खोल लो और फाई की तरफ उंगलियां बंद करो तो ऊपर जेड कैप की डायरेक्शन आ जाएगी। इसी में इमेजिन करके देखो, इतना अब इससे अच्छा फिगर नहीं दिख सकता 3D, बहुत ढूंढ के मैंने ये निकाला है। रो कैप की तरफ उंगलियां खोल लो और फाई कैप की तरफ बंद करो तो ए क्रॉस बी मिल जाएगा जेड कैप की डायरेक्शन, विच इज दिस इज जेड कैप। यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो तीनों यूनिट वेक्टर उनके बढ़ने के डायरेक्शन में है। तीनों यूनिट वेक्टर उनके बढ़ने के डायरेक्शन में है और आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो दोनों बातें हो गई सही ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब जरा ये देखो, जरा जो ये फिगर हम देख रहे थे, तो अब मुझे बताओ कि इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? ओके। रो कैप सर। Cap. वेरी गुड। इसके परपेंडिकुलर माइनस Minus फाइव five कैप। cap. माइनस फाई कैप, क्योंकि फाई के घटते डायरेक्शन में है ये। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर Z cap. और उस पीछे वाला जो नहीं दिख रहा है, फाइव कैप। Phi पाई cap. कैप वेरी गुड। ये जो नहीं दिख रहा है माइनस Minus Z cap. Z और cap. वो जो पीछे नहीं दिख रहा है, माइनस रो कैप। Minus cap. rho cap. तो ये सारा क्लियर हुआ? यस Yes, sir. तो अभी तक बिल्कुल एक्स वाई जेड के हिसाब से ही आ गए या नहीं आ गए? यस सर। Yes, sir. अब मुझे ये कौन बताएगा कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लेंथ इनटू ब्रेथ। LB। ए इंटू बी बोलो यार, क्रॉस से डर लगता है मुझे। ए इंटू बी। हाँ यस सर। भाई, पैरेललोग्राम का होता है तो सर उससे हो जाता है। अरे इतना टफ मत बनाओ, मैं रेक्टेंगल पूछ रहा हूँ भाई। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हाँ सर। लेंथ इंटू ब्रेथ। Length cross लेंथ breadth. इनटू ब्रेथ। और क्यूबॉइड का एरिया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट।
चलो वेरी गुड। तो अब आपको दोनों ABC. दोनों बातें पता है। अब मैं कह रहा हूं कि ये क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है रो डी फाई, जिसकी ब्रेथ है डी लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है? D रो डी रो, DZ. और जिसकी हाइट है डी जेड। DZ इसका वॉल्यूम क्या होगा? रो D5 D रो DZ रो D5 D5 DZ. रो डी फाई डी रो एंड डी जेड। आप ढंग से लिख लेना, एक रो डी रो लिख सकते हो, ठीक है ना? यस, ये मेरा ये गड़बड़ हो गया भाई थोड़ा सा। रो, इज दैट ओके? तो ये सबको क्लियर हो गया कि कहीं भी इसकी जरूरत पड़ी तो पहली बात तो अलग अलग फेसेस की जरूरत पड़ सकती है। तो किसी को एरिया में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. नो सर और वॉल्यूम की जब जरूरत पड़ेगी तो कोई कंफ्यूजन? नो नो No, sir. बिल्कुल क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो ये आपका पूरा सिस्टम हो गया। और अब एक और चीज और बता दो, फिर सारा काम खत्म है, कि जो रो यहां है वही रो तो यहां भी है ना? यस? हाँ सर। हाँ पुनीत, हाँ बताओ। अजिन कौन? रिस्पॉन्ड किया सर से। हाँ, अच्छा, ये रो जो यहाँ है वही रो यहाँ है। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मैं कहूं कि x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, तो आपको कोई दिक्कत? नो सर। No, No, sir. सर क्योंकि वो देखो, एक लेंथ मुझे ये चाहिए और एक दूसरी length लेंथ मुझे ये चाहिए, ठीक? ये दो लेंथ चाहिए, तो एक हो जाएगी। और y क्या हो जाएगा? रो साइन फाई। Rho sin phi. और z इज इक्वल टू z, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दिया सारा। ओके? Yes, sir. यस सर अब ये बताओ कि जब हम रेक्टेंगुलर में किसी भी डायरेक्शन में डीएल लेंथ चलते थे तो dx x कैप डायरेक्शन में चलते थे, dy y कैप डायरेक्शन में चलते थे, और dz z कैप डायरेक्शन में चलते थे। लेंथ में चलते थे तो थोड़ा 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 तीनों डायरेक्शन में चल लेते थे, ठीक है? Yes, sir. अब दिक्कत ये है यहां पे कि यहां पे हम सिर्फ लेंथ में नहीं चलने वाले, क्योंकि हमारे दो कोऑर्डिनेट कुछ डिफरेंट भी हैं। यस? यस सर। Yes, क्योंकि sir. कहीं फाई में चलेंगे, कहीं लेंथ में चलेंगे, तो जहां लेंथ में चलेंगे वहां तो ओके है। बट तो अब यहां पे जब डीएल लिखना होगा, तो जब पहली बात तो डी रो में चलेंगे, ये तो दिख ही रहा होगा तुम्हें, डी रो में कोई दिक्कत नहीं है, डी रो रो कैप। लेकिन जब हम फाई वाले डायरेक्शन में चलेंगे तो हम एक्चुअली रो डी फाई डिस्टेंस चलेंगे। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर हाँ सर। Yes, sir. और क्योंकि चलना तो भाई डायमेंशनली ये सब होनी तो लेंथ ही है ना, और प्लस जब डीजेड डायरेक्शन में चलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उसी को रेप्लिकेट कर लिया, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसी को यहां पे रेप्लिकेट कर दिया। यस? Yes, sir. यस सर। तो ये पूरी चीज जो है वो थोड़ा क्लियर हुई हमें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, डीएल भी लिख लिया, डी टाउ भी लिख लिया, तो तीन ही चीज का काम पड़ना है। कहीं लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा तो डीएल, कहीं एरिया से इंटीग्रेट करना पड़ा तो डीए, और कहीं वॉल्यूम से इंटीग्रेट करना पड़ा तो डी टाउ। और तीनों ही हमने निकाल लिए, करेक्ट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप ये इमेजिनेशन मत छोड़ना कभी भी। ये जो इमेजिनेशन है, अगर ये आप अपने, देखो कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और सिलिंड्रिकल सिमेट्री है तो इसी सिलेंडर पे आएगा, कहीं और तो आ नहीं सकता। तो आपको अपनी ये इमेजिनेशन हमेशा ओपन करके रखनी है और इसी के फॉर्म में सोचने की कोशिश करनी है, और वो भी एग्जाम से पहले। एग्जाम में सोचने का वक्त नहीं होता,
जब आप पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में आपकी चीजें बिल्कुल परफेक्ट जाती हैं। ओके, Yes, sir. यस। यस सर। Yes, sir. तो अब वापस आ जाते हैं। यस, तो अभी बताइए कि ये थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको? कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इसी तरीके से हाँ सर। मुझे स्फेरिकल भी डिस्कस करना है, सेम तरीके से मुझे स्फेरिकल डिस्कस करना है। तो इज दिस ओके? याद Yes, रहेगा sir. Yes, हमेशा sir. के? Yes, sir. ओके। Yes, sir. और ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, और जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं वो सारे आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मिलेंगे दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए। अब मैंने आपको में एक होमवर्क दिया था, आप लोग क्या कहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, तो अगर आप थोड़ा ट्राई करते किस टाइप के सरफेस आएगा, तो वो तो एकदम एडवांस लेवल की चीज है। जब आप किसी सिस्टम में लगाते हो, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स में, और हाइपरबोलॉइड आ रहा है जो 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 कि बोथ साइडेड ओपन है, फिर ऐसा भी हाइपरबोलॉइड आ सकता है कि बीच में कट हो जाए, क्योंकि जहां इमेजिनरी नंबर्स आएंगे वहां तो आपको छोड़ने पड़ेंगे ना वो जगह को। जहां इमेजिनरी नंबर सर। आएगा उस पूरी जगह को छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप ट्राई करोगे तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और जो नेक्स्ट है दैट इज स्फेरिकल पोलर। सिलेंड्रिकल आपको क्लियर हो गया, अब स्फेरिकल पोलर और क्लियर कर देता हूं, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और ये ध्यान रखना, जब भी कोई डाउट होगा वापस हम उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो लेट अस कम टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है इसको भी जरा ध्यान से समझते हैं, फिर मैं आपको उसी डायग्राम से, फिगर से समझाऊंगा कि अगर ये एक्सिस है तो ये सपोज कोई पॉइंट P है विच इज एक्चुअली ऑन दिस स्फीयर, स्फेरिकल सिमेट्री है। तो इस पॉइंट P का डायरेक्ट जो है वो R डिस्टेंस है, और इस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो सेम रो है। ठीक है, जो पहले रो था वही रो यहां भी आ जाता है, लेकिन हम यहां पे इस R को इसके टर्म में लिख लेंगे, और दिस विल बिकम फाई, दिस विल बी X, दिस विल बी Y, एंड दिस विल बी Z। ओके, एंड R हो गया, फाई हो गया, और यहां पे क्या होता है बताओ? R, थीटा। Theta. थीटा एंड फाई, ये सिस्टम होता है, एंड दिस इज थीटा, राइट? सो दिस इज थीटा। तो अब इसके फॉर्म में हमें दोबारा सारी चीजों को लिखना है कि एरिया कैसे दिखेगा, वॉल्यूम कैसे दिखेगा, एवरीथिंग वी हैव टू राइट। ओके, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो R है, इस R का ऊपर वाला कंपोनेंट जो होगा दैट विल बिकम R cos थीटा, राइट? Yes, sir. ये परपेंडिकुलर है ना, दिस इज परपेंडिकुलर बिकॉज ये XY प्लेन में है, ये तो XY प्लेन इज परपेंडिकुलर टू Z, एंड दिस विल बिकम R, बोलो भाई, साइन थीटा। Sin साइन theta. R sin थीटा। साइन थीटा। तो अब आप आराम से X को इसके टर्म में लिख सकते हो, Y को इसके टर्म में लिख सकते हो, और Z को इसके टर्म में लिख सकते हो, एंड हियर P विल बी रिप्रेजेंटेड बाय R थीटा फाई। अब यहां पे भी कोऑर्डिनेट्स, यूनिट वेक्टर्स क्या क्या होंगे? R के बढ़ने के डायरेक्शन में R कैप, थीटा के बढ़ने के डायरेक्शन में थीटा Theta कैप, cap. और फाई के डायरेक्शन में फाई कैप। तो फाई में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं Phi है, वो cap. आपको पहले से ही पता है। और आर कैप में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज आर कैप तो आर के बढ़ने के डायरेक्शन में ही होगा, और जो फाई कैप होगा वो आप यहां से इंस्पायर हो जाओगे ना। सो यहां पे फाई के बढ़ने के डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाओगे, और उस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर लोगे, सो दैट विल बी, सो आर थीटा फाई। तो थीटा का कैसे निकालोगे? फाई कैप सर ये ऊपर से क्रॉस आपके आर कैप R विल कैप। बी इक्वल टू थीटा कैप। तो थीटा कैप की डायरेक्शन के बारे में चिंता मत करना, थीटा कैप की डायरेक्शन ऐसे निकल आएगी, इट विल बी इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ दिस। तो जो फाई है उसको थोड़ा मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, वो आपको मन में ही सोचना पड़ेगा। आर और फाई
क्रॉस आर करोगे तो थीटा विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे बनाना पड़ेगा थीटा कैप, और ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे, थीटा इसको बढ़ाते हुए डायरेक्शन में होगा। इज दैट ओके? तो इमेजिनेशन Yes, ज्यादा sir. स्ट्रांग होनी चाहिए जब भी आप बनाओगे, बिकॉज 3D है तो 2D में वो बिल्कुल साफ साफ वैसा नजर नहीं आएगा, ठीक है। बट राइट हैंडेड सिस्टम है, ये ध्यान रखना, आर कैप क्रॉस थीटा कैप विल बी फाई कैप, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप विल बी आर कैप, एंड लाइक दैट। तो राइट हैंड सिस्टम है तो हमेशा इस तरीके से काम करेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। तो अब हम लोग वापस इस पे आते हैं, एक 5 मिनट्स का एक ब्रेक लेंगे हम लोग, और उसके बाद दोबारा आते हैं। तो दोबारा मैं आपको स्फेरिकल वाला इसी तरीके से सिखाता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे, ठीक है? यस सर। Okay, sir. Yes, Okay, sir. sir. ओके।